हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर के बारे में तो ये लेक्चर हमारा डेली करंट अफेयर का डिस्कशन लेक्चर है, जिसके अंदर हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आज के द हिंदू के अंदर या इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, उन न्यूज़ को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। उस न्यूज़ के रिगार्डिंग में जो इम्पोर्टेंट डाटा और फैक्ट है, हमारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उनको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है इस डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो करंट अफेयर का जो डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट टॉपिक के बारे में, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूनेस्को का प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का री एंट्री के रिगार्डिंग में ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया गया था कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा तो यूनेस्को का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे री एंट्री के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि यूएस के द्वारा इस प्लेटफॉर्म को क्यों एग्जिट किया गया था, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 2017 के समय जब यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हुआ करते थे, तो उनके द्वारा एक रिजोल्यूशन है वो वहाँ पे प्रपोज किया गया था यूनेस्को के प्लेटफॉर्म के ऊपर कि जो जेरूसलेम नाम का जो शहर है, जेरूसलेम को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाए। बट जेरूसलेम को यूनेस्को के द्वारा नहीं रिकॉग्नाइज किया। उसके बाद से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा यूनेस्को के इस प्लेटफॉर्म को एग्जिट किया गया। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें फंडिंग के बारे में, तो 2011 के समय जब बराक ओबामा उस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, उसी समय से आपको जो फंडिंग है, फंडिंग का जो सीज है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है कि फंडिंग वहाँ पे रिड्यूस कर दी गई। इवन कि कम्प्लीटली जो फंडिंग है उसका अबोलिशमेंट आपको देखने के लिए मिलता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें 2020 के समय ही जब कोविड पेंडेमिक का जो समय था, उसी समय में यूएस के जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा यूएस का जो विड्रोवल है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से और जो पेरिस एग्रीमेंट है जो क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से जो COP21 के थ्रू आया था। अभी COP21 क्या है, आप देखिए कि हमारे क्लाइमेट के रिगार्डिंग में 1992 के समय एक समिट होती है जिसे हम बोलते हैं रियो डी जेनेरियो समिट या अर्थ समिट के रूप से हम जानते हैं। अब उसके यहाँ पे आपको 3 जो सेगमेंट देखने के लिए मिलते हैं। क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग में UNFCCC है, क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग में डेजर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग में आपको UNCCD है। इसके अलावा कन्वेंशन आपको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का देखने के लिए मिलता है, वहाँ पे UNCBD है। इनके जब पार्टीज़ की मीटिंग होती है तो उसे कोप का नाम से जाना जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के रूप से। तो उसी का एक 21 मीटिंग है जो पेरिस के अंदर हुआ था, और पेरिस एग्रीमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पेरिस एग्रीमेंट से भी यूएस का जो विड्रोवल है वो कर लिया गया था। तो इस तरीके से एक यूएस का जो विड्रोवल कैंपेन है वो चला था 2015 से लेकर 2021 या 20 का जो समय है उस समय में आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यूनेस्को के बारे में, तो यूनेस्को एक यूनाइटेड नेशन का एक इम्पोर्टेंट एजेंसी है। यूनेस्को की अगर फुल फॉर्म के बारे में बात करें, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्पेशल एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। और इसका मेन मोटिव यही है कि वर्ल्ड के अंदर जो पीस एंड सिक्योरिटी है उसे प्रमोट किया जा सके इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर के अंदर हो, आर्ट के सेक्टर के अंदर हो या साइंस एंड कल्चर के सेक्टर के अंदर हो। यूनेस्को के अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हेडक्वार्टर के बारे में, तो पेरिस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और 193 जो मेंबर स्टेट्स हैं वो इसके मेंबर हैं, 193 मेंबर कंट्रीज़। इसके अलावा आपको जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसका पार्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। यूनेस्को के जो पार्ट है उसके रूप में नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। यूनेस्को की अगर हम बात करें तो यूएस के द्वारा अर्लियर फेज़ में 1984 के समय जब रोनाल्ड रेगन जब वहाँ के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तो उस समय में भी यूएस के द्वारा विड्रॉ किया गया था यूनेस्को से। यूनेस्को के द्वारा काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट जो प्रोग्राम हैं वो चलाए जाते हैं, जिसमें मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व आपको देखने के लिए मिलता है। वर्ल्ड हेरिटेज का प्रोग्राम है,
ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क है, एटलस ऑफ लैंग्वेज इन जो डेंजर लैंग्वेज हैं उनकी रिगार्डिंग में एक एटलस है वो भी पब्लिश किया जाता है। और एक कुछ रिपोर्ट्स भी हैं जिसमें एक रिपोर्ट है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, जो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट है वो भी यहाँ पे यूनेस्को के द्वारा निकाली जाती है। स्टूडेंट्स यूनेस्को का एक नेटवर्क है क्रिएटिव सिटीज़ के रिगार्डिंग में, तो आपको उन क्रिएटिव सिटीज़ का पता होना चाहिए इंडिया के अंदर कौन कौन सी क्रिएटिव सिटी है। रिसेंटली जो श्रीनगर नाम की जो सिटी है उसको फोक आर्ट एंड क्राफ्ट के रूप में ऐड किया गया है। इसके अलावा मुंबई है जो फिल्म के सेक्शन में उसको ऐड किया गया एज ए क्रिएटिव सिटी के रूप में। हैदराबाद है, चेन्नई है, जयपुर है और वाराणसी हैं। तो ये कुछ इंडिया की सिटीज़ हैं जो क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क का पार्ट हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स फाइनेंस कमीशन का ये जो आर्टिकल है ये कल का जो द हिंदू का न्यूज़पेपर है उसके अंदर एडिटोरियल पेज के अंदर पब्लिश किया गया था। डी सुब्बा राव जो हमारे आरबीआई के एक्स गवर्नर रहे हैं उनके द्वारा ये पब्लिश किया गया था। तो सबसे पहले आपको फाइनेंस कमीशन के बारे में पता होना चाहिए कि फाइनेंस कमीशन क्या है। एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल जो 280 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 280 है वो प्रोवाइड करता है कि एक फाइनेंस कमीशन होना चाहिए जो कि बेसिकली क्वासी जुडिशियल बॉडी है। प्रेसिडेंट के द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा अगर एवरी 5 ईयर के अंदर में। अगर प्रेसिडेंट को यहाँ पे नेसेसरी है, अगर लगता है ज़रूरत है कि 5 साल से पहले यहाँ पे फाइनेंस कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज़रूरी है तो समय से पहले भी इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है। आपको आर्टिकल ज़रूर से पता होना चाहिए, 280 आर्टिकल है, इसके बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें फाइनेंस कमीशन के अंदर, अगर हम बात करें इसके कंपोजिशन के बारे में, तो एक चेयरमैन आपको देखने के लिए मिलते हैं, 4 इसके मेंबर हैं जो यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। और ये लोग जब जितना इनको टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया जाएगा कि इस टाइम पीरियड के लिए ये लोग हेड करेंगे तो उस समय तक ये इस फाइनेंस कमीशन का जो ऑफिस है उसको ये होल्ड करते हैं। अगर हम बात करें क्या ये लोग एलिजिबल हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए, हाँ स्टूडेंट्स, ये जो पर्सन्स अपॉइंट किए जाएंगे वो एलिजिबल हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें क्या इनके क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो जो मेंबर्स हैं, जो चेयरमैन हैं उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर के रिगार्डिंग में, जो पब्लिक अफेयर है उनके रिगार्डिंग में उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप देखिए कि हमारा जो 15 फाइनेंस कमीशन है उसको एन.के. सिंह हैं उनके द्वारा हेड किया गया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन हैं। इनके द्वारा और भी काफ़ी सारे जो कमीशंस हैं उन्हें हेड किया गया है। इसके अलावा जो 4 मेंबर हैं वो जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए जज ऑफ हाई कोर्ट के अपॉइंट होने के रिगार्डिंग में। इसके अलावा आप देखिए कि ऐसे पर्सन जिनको फाइनेंस या अकाउंट्स के सेक्टर में अच्छा नॉलेज है, फाइनेंस मैटर या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वाइड नॉलेज है, या ऐसे लोग जिनको कि यहाँ पे स्पेशल नॉलेज है इकोनॉमी के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स ये फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनकी कुछ क्वालिफ़िकेशंस के बारे में बताया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारा जो 15 फाइनेंस कमीशन है उनके द्वारा जो डिवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है कि सेंटर से जो स्टेट्स को जो पैसा डिवोल्व होगा वो डिवोल्यूशन 1% यहाँ पे कम किया गया था। 14 फाइनेंस कमीशन है जो वाई.वी. रेड्डी के द्वारा हेड किया गया तो उनका डिवोल्यूशन 42% था, बाद में 1% कम किया गया 15 फाइनेंस कमीशन जो कि एन.के. सिंह के द्वारा हेड किया गया था। आप देखिए कि 1% का जो पैसा है यहाँ पे कम किया गया है, उसके बिहाइंड में जो रीज़न है वो ये दिया गया था कि जम्मू एंड कश्मीर को जो यूनियन टेरिटरी है वो क्रिएट किया गया है, तो जम्मू एंड कश्मीर की वजह से यहाँ पे जो 1% जो डिवोल्यूशन है वो आपको कम देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग में जो इन्फॉर्मेशन है उसे हमने डिस्कस किया। यहाँ पे फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग में जो इम्पोर्टेंट इनके पैरामीटर्स हैं जिनके थ्रू जो मनी है उसका डिवोल्यूशन आपको देखने के लिए मिलता है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 2023 का जो प्रीलिम्स का पेपर है अभी रिसेंटली जो कंडक्ट हुआ उसके अंदर भी फाइनेंस कमीशन के जो पैरामीटर्स हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम एक लोकेशन से रिलेटेड टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट तोब्रुक रीजन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तोब्रुक रीजन कहाँ पे सिचुएटेड है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो लीबिया है, लीबिया जो अफ्रीका का जो कंट्री है, आप देखिए इजिप्ट का जो वेस्टर्न पार्ट के अंदर गिरता है लीबिया,
तो जो लीबिया है, लीबिया का जो ईस्टर्न एरिया है वहाँ पे ये तोब्रुक नाम का जो रीजन है वो सिचुएटेड है। स्टूडेंट 2011 के समय जब अरब स्प्रिंग का जो समय था तो वहाँ पे इनके ऑटोक्रेट हैं, गद्दाफ़ी नाम के ऑटोक्रेट हुआ करते थे, तो वो रूल किया करते थे लीबिया के वहाँ से। बट नाटो के द्वारा वहाँ पे जो अपराइजिंग है उसे बैक किया गया और यहाँ के जो ऑटोक्रेट जो लंबे समय तक रूल किया करते थे तो उस अरब स्प्रिंग के समय में उनको वहाँ पे ओवरथ्रो किया गया। ओवरथ्रो करने की वजह से आप देखें कंटिन्यूस लीबिया के अंदर आपको इस तरीके का जो माइग्रेशन है वो देखने के लिए मिलता है। ये लोग मेडिटेरियन सी है स्टूडेंट्स, ये मेडिटेरियन सी है, तो मेडिटेरियन सी के थ्रू जो यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे यहाँ के जो लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं। इवन यूएन की जो माइग्रेशन की जो एजेंसी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन है, उनके द्वारा भी माना गया है कि इस एरिया में काफ़ी सारे जो माइग्रेशन है वो देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि 21,000 के आसपास जो लोग हैं उनकी डेथ भी हुई है इस रीजन से माइग्रेशन करने की वजह से, क्योंकि ये जो रीजन है ये मेडिटेरियन का सबसे जो डीपेस्ट एरिया है यहाँ पे गिरता है, तो माइग्रेशन को काफ़ी अनसेफ माना गया है। सेकंड, अगर हम बात करें कि जिन बोट्स के थ्रू जो यहाँ पे फिशिंग की जो फिशरीज़ की जो एक्टिविटी के लिए जो बोट यूज़ की जाती हैं उसके थ्रू ये लोग माइग्रेट करते हैं, तो इसकी वजह से उनका जो बोट है वो कोलैप्स होता है या डिस्ट्रॉय होता है ड्यूरिंग द उनका जो रूट है उसी के दौरान, और काफ़ी सारे लोगों की डेथ होती है। रिसेंटली भी कुछ लोगों की 70 के आसपास जो लोग हैं उनकी डेथ हुई है अभी 1 या 2 दिन पहले। ये तोब्रुक रीजन से ही वो माइग्रेट किए थे ग्रीस के लिए। तो स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको हम बात करेंगे मेडिटेरियन रीजन के बारे में। विंटर्स के समय आपको इंडिया के अंदर कभी कभी बारिश आपको देखने के लिए मिलती हैं, तो स्टूडेंट्स उसका मेन रीज़न यही है कि जो मेडिटेरियन जो रीजन है, जो मेडिटेरियन सी के आसपास का रीजन है वहाँ पे क्लाइमेट पाया जाता है जिसे हम मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट के रूप से जानते हैं। जो मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की एक क्लाइमेटिक कंडीशन है कि जो विंटर का जो समय है उस समय वहाँ पे बारिश होती है, और जो सर्दियाँ हैं जो गर्मियाँ हैं जो समर का जो समय है काफ़ी लॉन्ग आपको देखने के लिए मिलेगा, और विंटर के समय आपको बारिश देखने के लिए मिलेगी। तो उसी की वजह से आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो इंडिया के अंदर आते हैं, यहीं से मॉइस्चर गेन करके जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो इंडिया के अंदर आते हैं, और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया को जो कभी कभी विंटर के समय जो बारिश है वो देखने के लिए मिलती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, जिनके अगर हम मॉइस्चर की बात करें तो मेडिटेरियन सी से ही मॉइस्चर है उसे गेन करते हैं। स्टूडेंट्स मेडिटेरियन का ये जो रीजन है अपने डिफरेंट टाइप ऑफ विंड्स के रूप से भी जाना जाता है। यहाँ पे हर एक एरिया के अंदर जो विंड जो फ्लो करती हैं उनको अलग अलग नाम से जानते हैं। आप इनकी विंड्स के बारे में भी रीड करना आपको अगर समय मिले तो। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि इस एरिया के अंदर जो ये मेडिटेरियन का जो एरिया है कम्प्लीटली, इसके अंदर आपको लिक्कर इंडस्ट्री है। इन कंट्रीज़ के अंदर जो शराब की जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है इस एरिया के अंदर, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये मेडिटेरियन क्लाइमेटिक रीजन को जब आप रीड करोगे तो उसके अंदर आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर के अंदर देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ की इकोनॉमी किस तरीके से बेस है। साइट्रस फ्रूट्स जो हैं, साइट्रस फ्रूट्स यहाँ पे उगाए जाते हैं। अब यहाँ पे आपको नाटो के बारे में पता होना चाहिए कि जो अरब स्प्रिंग का जो समय है उसको यहाँ पे बैक किया गया था नाटो के द्वारा। तो नाटो एक बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, 1949 के समय इस्टेब्लिशमेंट में आया। कलेक्टिव डिफेंस का जो मैकेनिज्म है उसके ऊपर ये वर्क करता है। और आप देखिए कि रिसेंटली एक कंट्री है जिनके द्वारा ज्वाइन किया गया है नाटो को, तो वो कौन से कंट्री हैं आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको बेल्जियम ब्रसेल्स के अंदर देखने के लिए मिलता है, नाटो का जो हेडक्वार्टर है। तो स्टूडेंट्स ये नाटो के बारे में था, तोब्रुक रीजन के बारे में हमने डिस्कस किया, मेडिटेरियन क्लाइमेट के बारे में, फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग में जो इन्फॉर्मेशन है, जो टैक्स का जो डिवोल्यूशन किया जाता है इनके द्वारा तो उसके बारे में देखा, ग्रांट इन एड में जो पैसा दिया जाता है, और हमने यूनेस्को का जो री एंट्री का प्रोग्राम है यूएस का उसके बारे में डिस्कस किया, और यूनेस्को के जो प्रोग्राम्स हैं उनको हमने देखा। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।